हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी हिंदी को टारगेट करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को इससे पहले दो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूं, जिसमें कि हमने लगभग भाषा खंड के महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज कर लिया है और एग्ज़ाम से पहले हम लोग सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को लगभग रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने, तथ्यों को बार बार अपने दिमाग में बिठाएं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वो दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो अभी आपका एग्ज़ाम जैसे कि नज़दीक है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको क्लिक करे कि ये मैंने वहाँ पर सुना था। चलिए, आज हम आदिकाल को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका विभाजन किस प्रकार किया है उसको हमने किया था। आज आदिकाल का गद्य पहले देख लेते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य बुक है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिषर ठाकुर की लिखी हुई है। ठीक है, ये किस में है? गद्य साहित्य में लिखी गई है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है यूपी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि राउल वेल की एक रचना है के रचयिता है रोडा, और ये किस उसमें लिखी गई है? ये एक शिलांकृत कृति है। यूपी पीजीटी 2019 के पेपर में ये एग्जाम पूछा था, ये प्रश्न पूछा था। चलिए आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है? रासो काव्य की रचना हुई है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। संदिग्ध प्रामाणिकता है। ऐतिहासिकता का इसमें अभाव पाया जाता है। कल्पना की प्रचुरता है। संकुचित राष्ट्रीयता है। मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की रचना की गई है और छंदों की क्या है? विविधता है। भाषा कौन सी प्रयोग हुई है? डिंगल और पिंगल हुई है। डिंगल भाषा हम किसको कहते हैं? अपभ्रंश और राजस्थानी के योग को कहते हैं। और पिंगल भाषा किसको कहते हैं? अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग को कहते हैं। तो अपभ्रंश दोनों में कॉमन है, राजस्थानी है और पिंगल में ब्रज भाषा है। तो कभी कभी जो है प्रवृत्तियों से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर प्रवृत्तियों से आपको क्या याद रहेगा कि आदिकाल में इस तरीके की चीज़ें हैं, तो आप रचनाओं का यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए आगे, हिंदी का प्रथम कवि, इसको लेकर काफ़ी विद्वानों में मतभेद रहा है। राहुल संकृतन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि राहुल संकृतन जी ने किसको हिंदी का पहला कवि माना? तो सरहपाद को उन्होंने माना है। उसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपना एक, इन्होंने, मैंने आपको कल बुक याद करवाई थी इनकी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखी है। इन्होंने उस बुक में किसको माना है? शालिभद्र सूरी को अपना हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और उनकी एक रचना है शालिभद्र सूरी की, कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास। ये कई बार पूछी गई रचना है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि इनसे संबंधित है, यहाँ से प्रश्न कम ही रहता है। अब आती है हिंदी की प्रथम रचना किसको मानते हैं हम? तो हिंदी की प्रथम रचना, पहली बार वाली चीज़ों पे हमेशा आपको विवाद मिलेगा, तो इसमें भी विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचनाएं मानी हैं। देखिए जैसे कि राहुल संक्रांत ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना था, लेकिन उनकी कोई रचना नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज़ भी है। तो जब रचना ही नहीं मिलेगी तो हम उनको हिंदी का पहला कवि कैसे मान सकते हैं, है ना? तो इसलिए क्या किया है विद्वानों ने? दूसरे एक आचार्य हैं देवेशन, जो कि जैन आचार्य हैं, और इनकी बुक है श्रावकाचार। इस ग्रंथ को इन्होंने हिंदी की पहली रचना मानी है। और इसकी रचना, जो इस ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 933 ईस्वी में हुई थी। तो पहली जो चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए। चलिए अब जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आदिकालीन साहित्य में हमने अभी आदिकाल की प्रवृत्तियां पढ़ी, उसमें रासो काव्य महत्वपूर्ण रहा है। तो सबसे पहले हम रासो काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों को जानेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद बरदाई, और 1334 ईस्वी में ये बुक लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो को जो पूरा किया था वो चंद बरदाई के एक पुत्र थे, जलहण। ठीक है, जलहण ने इन्होंने पूरा किया था, क्योंकि ये बीच में मर जाते हैं और लिखते भी हैं कि वो एक दो पंक्तियां लिखते हैं, पुत्र दे जलहण हाथ। वो इस तरीके से अपनी दो पंक्तियां लिखते भी हैं, अपने पुत्र को वो सौंप देते हैं। फिर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ने लिखा है, बीसल देव रासो को किसने लिखा? नरपति नाल्हा ने लिखा। इनको याद करेंगे, नरपति नाल है, नर जो है बीसल है। ठीक है, परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। परमाल, कमाल कर दिया जगनिक ने। खुमान रासो, खुमान लोगों का एक दल है। ठीक है, तो दलपति विजय ने खुमान रासो। नल सिंह, नलके में चले गए विजय, विजय होकर जो है
नल उठा उठा के लोग चले गए, तो विजयपाल रासो जो है नल सिंह ने लिखा है। हमीर रासो किसने लिखा है? शारंगधर ने लिखा है। महत्वपूर्ण है, 6 की 6 रचनाओं में से कई बार एग्जाम में पूछा गया विद्यार्थियों, बहुत ध्यानपूर्वक इनको देख लीजिए। कभी कभी जो है इनका रचना काल भी पूछ लिया जाता है, कौन सी सबसे पहले लिखी गई थी, तो इनके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। फिर आता है रास काव्य। रासो काव्य में जो है ये तो था, आगे है जैन का, जैन साहित्य भी लिखा गया है, ठीक है, रास परंपरा के अंतर्गत। तो शालिभद्र सूरी की देख लेते हैं, भारतेश्वर बाहुबली और बुद्धिरास, ये दो जो बुक हैं वो किन्होंने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी हैं। जयचंद बालारास और जीव दया रास किसने लिखी है? कवि आसुगु ने लिखी है। स्थूलीभद्र रास और रेवंत गिरी रास किसने लिखी है? स्थूलीभद्र रास जो लिखी है जैन धर्म सूरी ने लिखी है, और रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी ने। नेमिनाथ रास किसने लिखी है? सुमति गुणी ने लिखी है। तो स्थूलीभद्र रास जो है पूछी गई रचना है, याद रखना है। चंदन बाला रास भी जो है कई बार पूछी गई, जो कि कवि आसुगु की है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। आगे भी है कुछ जैन साहित्य से ही संबंधित है। कच्छुली रास प्रज्ञातलिक, जिन पदम सूरी रास सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास उदयदंत और पंच पांडव चरित रास किसने लिखी है? शालिभद्र सूरी ने लिखी है। हालांकि इनमें से कुछ पूछा नहीं गया है अभी तक, फिर भी आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। यहाँ से प्रश्न कई बार रहा, अगली जो रचनाएं बताने जा रही हूँ यहाँ से कई बार प्रश्न रहे हैं। जयचंद प्रकाश किसने लिखी है? भट्ट केदार की है। जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि, ये कई बार पूछी हुई है दोनों रचनाएं, अच्छे से याद कर लीजिए। जय चंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। विद्यापति पदावली विद्यापति ने लिखी है। खुसरो की पहेलियाँ पतैया अमीर खुसरो, और ढोला मारूरा दुहा, ये रचना जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ढोला मारूरा दुहा जो है किसने लिखी है? कुशल लाभ ने लिखी है, तो ये आपको भूलना नहीं है। चलो अब देखिए, आप लोगों को पता ही है कि चलो रास साहित्य लिखा गया, लेकिन अब बात आती है कि रासो जो शब्द है वो कहाँ से आया, तो इसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत रहे हैं। तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रासक से मानी जाती है, जो एक गेय छंद होता है, मतलब जिसको हम गा सकते हैं। पृथ्वीराज कैसा है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें कितने सर्ग हैं? कई बार यूपी पूछ सकता है, इस तरीके के फैक्ट जो है यूपी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। 69 सर्ग हैं इसमें, 69 सर्ग है, और हिंदी का इसको पहला महाकाव्य माना गया है, जिसकी रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने की थी, ठीक है विद्यार्थियों। पृथ्वीराज रासो का याद रखना है, और रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। आगे मैं इसके विद्वानों के बारे में बताऊंगी, किस विद्वान ने कौन क्या नाम रखा है इसका। बीसल देव रासो कैसा ग्रंथ है? श्रृंगार रस प्रधान रचना है। विजयपाल रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं, और अधिकतर रासो काव्यों को कैसा माना गया है? अप्रमाणिक माना गया है, ठीक है। अब आता है नाथ साहित्य। आदिकाल में हम नाथ साहित्य को भी पढ़ लेंगे। नाथ साहित्य के प्रवर्तक सबसे पहले पता होना चाहिए, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को माना गया है, दोनों में से कोई ऑप्शन में मिलेगा। नाथों का जो समय है 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में माना गया है, ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का जो संकलन किया हुआ गोरखबाणी के नाम से किया है, तो ये पीताम्बर बर्थवाल को आपको याद रखना है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलनी जागरण और शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था, ठीक है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है गोरखनाथ जी को? इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। ये किसने बोला? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के बारे में बोला, नाथों के बारे में बोला है। चलिए आगे आते हैं। सिद्ध, जैसे सिद्धों की संख्या 84 है, वैसे ही नाथों की संख्या कैसे मानी गई है? 9 मानी गई है, ठीक है। नाथ जो है ना से नाथ, ना से 9, ऐसे याद करेंगे, ना से नाथ, ना से 9। और सिद्ध कितने हुए हैं? 84 सिद्ध हुए हैं, ठीक है भाई। शिव को ही हम आदिनाथ मानते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि आदिनाथ किसे मानते हैं, तो शिव को मानते हैं, वो ये एक भजन भी आता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ और गोरखनाथ प्रमुख हैं। चल अब आते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? बेसिकली ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं से संबंधित है, हीनयान और महायान। सभी जानते ही हैं कि बौद्ध धर्म में जब विकार उत्पन्न हो गए थे तो वो 2 शाखाओं में बट गया था। वज्रयानियों को सिद्ध कहा गया था, ठीक है। राहुल सांकृत्य ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। और ये अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं? पा शब्द जोड़ते हैं, जैसे सरहप्पा, लुईपा, सब्रपा, डोम्बिपा आदि, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना। तो इनकी कुछ रचनाएं देख लेंगे, ये कई बार जो है एक आध एग्जाम में तो रहता ही है। सरहप्पा ने लिखा है दोहा कोश, जिसमें 769 इसमें इन्होंने लिखी है रचनाएं। शबरपा ने चर्या पद लिखा है।
लुईपा किसके शिष्य थे? शबरपा के ही शिष्य थे। इनकी रचना कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, डोम्बिपा ने डोम्बी गीतिका लिखी है। कण्हप्पा ने जो है 74 ग्रंथों का रचयिता है और कुकुरिपा ने 16 ग्रंथ। तो मेन आपसे पूछता है सरहप्पा, शबरपा, ये 2 आपसे पूछता है, और डोम्बिपा डोम्बी गीतिका ये 3 पूछ लेता है, इनको भूलना नहीं है। चलिए, अब रासो काव्य में ही धार्मिक रासो काव्य के अंतर्गत भी कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो कि जैन कवियों के माने जाते हैं। ये धार्मिक रास काव्य जो परंपरा के ग्रंथ हैं ये किसके हैं? जैन कवियों के। जैसे हम पढ़ेंगे बुद्धिरास हमने पढ़ा था, मुनि शालिभद्र की है। चंदन बाला रास और जीव दया रास कवियासगु की है। स्थूलीभद्र की क्या है? स्थूलीभद्र किसकी है? जिनीधर्म सूरी की है। रेवंतगिरी, विजयसेन सूरी, नेमिनाथ, सुमति, ये हम अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज करवा चुकी हैं। अब विद्यार्थियों क्वेश्चन आता है कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति किसने किस शब्द से मानी है। ठीक है, ये हमें देखना है। जैसे इसमें हमें सारा तो नहीं करना, लेकिन 1-2 हमें पता नहीं। जैसे गारसदा तानसी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल, उनकी जो उन्होंने मानी है रसायन से मानी है। ये प्रश्न जो है कई बार यूपी ने पूछा हुआ है, चाहे तो आप एग्जाम उठा के हल कर सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा। पीजीटी और टीजीटी में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है रसायन शब्द से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, रासक से किसने मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और रासक से ही बाकी 3 लोगों ने, दशरथ, माता प्रसाद और गणपति। गणपति जी, माता जी और दशरथ जी तीनों ने रासक से उनकी उत्पत्ति मानी है। तो विद्यार्थी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आती है इंपॉर्टेंट बातें। जैसे दलपति विजय ने लिखा है खुमाण रासो, तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। और ये सबसे पहले लिखी गई रचना है 9वीं सदी में। आपसे कभी कभी समय भी पूछ लेता है। अब जैसे बीसल देव रासो 4 खंडों में विभाजित है। श्रृंगार रस की रचना है, ये 1212 ईस्वी में लिखी गई थी। परमाल रासो एक आला खंड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कई बार ये आला खंड को पूछा गया, जो कि उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है, फेमस है ये वहाँ का। और 2 वीर इसमें सैनिकों की रचना के बारे में बताया। 2 वीरों का इसमें वर्णन किया गया है, युद्ध में उन्होंने किस प्रकार से अपनी जान को गंवाया था। तो इसमें पूरा का पूरा वीर रस है। फिर है चंद बरदाई, इसमें 69 सर्ग हैं, हमने आपको बताई दिया। जो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा था? चंद बरदाई ने लिखा था। 69 सर्ग हैं, इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रबंध शैली में इसको लिखा गया है। जयम चंद प्रकाश ने जो है केदार भट्ट ने लिखा है जयचंद प्रकाश, मधुकर भट्ट ने जयमंग जस चंद्रिका, शारंगधर ने हमीर रासो और नल सिंह ने विजयपाल रासो, श्रीधर ने क्या लिखा है? रणमल छंद लिखा है। ये रणमल छंद आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो खुमाण रासों को आपको इनको सबको अच्छे से रट लेना है, बार बार देख लेना है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों कई बार पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना है, तो किसे माना है? सभी को याद रखना है, पृथ्वीराज रासो को माना है। ठीक है, ये अब आती है बात पृथ्वीराज रासो, क्योंकि इतना बड़ा इसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना है, तो कुछ लोग इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ इसको बीच का हिस्सा मानते हैं। तो हम ऐसे विद्वानों की पंक्तियों को देखेंगे कि कौन कौन से इसको प्रमाणिक मानते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भले ही इस ग्रंथ को हिंदी का पहला ग्रंथ, पहला महाकाव्य स्वीकार किया है, किंतु फिर भी वो इसको किस श्रेणी में मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। देवी प्रसाद, गौरी शंकर, बुलहर, मुरादिन मेन है इसमें विद्यार्थियों क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि जिन्होंने इसको अप्रमाणिक माना है। प्रमाणिक में देखेंगे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टोड। कर्नल टोड महत्वपूर्ण है, बाहर के इतिहासकार रहे हैं ये। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास ने इनको प्रमाणिक माना है। अब अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। ये तीनों कई अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको ओवरऑल चीज़ें रिवाइज करवा रही हूँ। हो सकता है कि जब आप रिवाइज करने बैठें तो ये चीज़ें आपसे छूट जाएं, इसलिए दिन में आप अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। केवल 15 से 20 मिनट मेरी वीडियो को दीजिए, तो आपका ओवरऑल चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो फिर से रिवाइज होगी और एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से लाभ मिलेगा।
अगर आपसे क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो कितने को किया गया, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे इनके प्रमुख छंद कौन से हैं, कवित, छप्य, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य। चंद बरदाई को छप्य छंद का विशेषक भी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक सखी संवाद के रूप में भी रचित माना है। ठीक है, अब अपने कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं, इनको हम देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है विद्यापति जी। विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरिमिश्र। ये जो है इस तरीके के यूपी में ना इस तरीके के प्रश्न बहुत रहते हैं। आप देखेंगे फिर आप सोचते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आए, तो मैंने विद्यार्थियों कई जगह से इस संग्रह को लिया है आप लोगों के लिए। जो महत्वपूर्ण, आप जैसे कई बुकों को उठाओगे, आपने आज कोई एक बुक पढ़ी, फिर कल दूसरी पढ़ोगे, हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने से आप कोई एक ही टॉपिक पढ़ पाओ, लेकिन मैंने क्या किया, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जितनी भी बुक से मुझे मिले हैं, अलग अलग बुक से मैंने कलेक्शन किया है, ताकि आपका फैक्ट कोई भी छूटे ना, आपका रिवीजन हो, आपका इस बार का जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर पाएँ। और अपना उद्देश्य है, इस बार आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हैं विद्यार्थियों, इस बार आपको बिल्कुल एग्ज़ाम को क्लियर करना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ इन 15-16 दिनों में अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। ठीक है ना। तो विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरिमिश्र। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नाम गांव के निवासी थे। तो इनके गांव का नाम है विपसी। चलिए, इन्होंने जो है अलग अलग भाषाओं में लिखा है। जैसे इन्होंने संस्कृत में भी लिखा है, इन्होंने अवहट भाषा में भी लिखा है और इन्होंने मैथिली भाषा में भी लिखा है। तो मैथिली भाषा में देख लेते हैं, इनका पदावली बहुत ही फेमस रहा है और गोरक्ष विजय इनका एक नाटक है। अवहट में कीर्तिलता कीर्तिपता का, इसको अवहट को हम अपभ्रंश भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में करवाया था। ठीक है, कीर्तिलता कीर्तिपता का दोनों ही अवहट में, शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली ये इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो आपको इनको याद रखना। देखिए इनके काफ़ी सारे हैं। संस्कृत भाषा में देखेंगे दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा पूछा गया है। ठीक है, भूलना नहीं है भू परिक्रमा को। दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार लिखनावली, गया पतलक वर्णकृत्य। आपको याद कौन सा रखना है, भू परिक्रमा याद रखना है और दान वाक्यावली भी याद रखना है। ठीक है, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह जी की वीरता का वर्णन इन्होंने किया है, क्योंकि ये दोनों के ही दरबार में रहे हैं, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है और पद भाग कौन सी भाषा में, मैथिली में। तो आपको इनको याद रखना है कि मैथिली में इनकी पदावली बहुत ज़्यादा फेमस रचना रही है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि रहे हैं, इसलिए तो इन्होंने जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका दो रचनाएं मैंने आपको बताई, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता जो है किससे संबंधित है, कीर्ति सिंह से संबंधित है, और कीर्ति पताका किसकी, शिव भगवान की ठहरती है। तो इसलिए इन्होंने इतनी सारी रचनाओं में, इसलिए इनके प्रशंसकों ने इनको अनेक विभूतियों से अनेक विभूषित किया है, अनेक उपाधियों से इनका नाम दिया। तो जैसे इनके नाम देख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न रहता है। विद्यापति के अनेक नाम हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंधार, नव कवि, खेलन कवि, दश अवधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल बहुत बार पूछा गया, कवि शेखर पूछा गया, अभिनव जयदेव भी पूछा गया है। तो ये फिर भी आप इनके 8 नाम लगभग हैं, इनको याद कर लेंगे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ठीक है, आप कीर्तिलता का एक देखेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश दिया गया, देसिल बरना सब जन मिठा, तैते सन जपो अवट्ठा। ये जो है बहुत बार ये पंक्ति इनकी पूछी जा सकती है और बहुत प्रसिद्ध इनकी ये पंक्ति है। आई होप विद्यार्थियों ये वीडियो आपको जो है एग्जाम में 101% आपको लाभ देगी। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए और इस बार को अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर लीजिए। यदि आप एग्ज़ाम टाइम में अपनी पढ़ाई कम कर रहे हैं तो कृपया पढ़ाई को और समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारी पढ़ाई बढ़नी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है। और मेरी वीडियो यदि आपके लिए लाभदायक है तो आप कमेंट कीजिए, अपने कीमती सुझाव मुझे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों कल की अगली वीडियो में महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ, महत्वपूर्ण कवियों के साथ और महत्वपूर्ण उनकी रचनाओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।